सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अपने 20 अंक के होंगे। और ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न विचारों को सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जो इंद्रिय होती है ना, इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के जो विचार है उन विचारों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है गामक अधिगम, ऑप्शन बी है प्रतिबोधात्मक अधिगम, ऑप्शन सी है संकल्पनात्मक अधिगम और ऑप्शन डी में है कौशलात्मक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिबोधात्मक अधिगम। क्या बोलते हैं, इंद्रियों के उपयोग के द्वारा जिन विचारों को सीखा जाता है, सीखने का ये जो प्रक्रम है या जो इस प्रकार का जो अधिगम है इसको अपन प्रतिबोधात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है असुमेलित को छांटिए। तो जो असुमेलित है उसको अपने को देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए में स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल सही बात है। जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्तिगत कारक होता है। मेरा स्वास्थ्य अलग है, आपका स्वास्थ्य अलग है, सबका अलग अलग स्वास्थ्य होता है, तो वो एक निजी कारक है, एक व्यक्तिगत कारक है। तो ये तो सही है, सुमेलित है ये तो। ऑप्शन बी है विद्यालय का परिवेश सामाजिक कारक, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय का जो परिवेश होता है वो एक प्रकार का सामाजिक कारक होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं साथ ही साथ शिक्षक है वो मिलजुल कर जिनमें कार्य का बंटवारा होता है, तो इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था वहां पर बनती है विद्यालय के अंदर। तो ये भी ऑप्शन है वो सुमेलित है। ऑप्शन सी है अध्यापक की विषय पर पकड़ सामूहिक कारक। नहीं, अध्यापक की विषय पर पकड़ ये कोई सामूहिक कारक नहीं है, जबकि ये तो अध्यापक से खुद से जुड़ा हुआ है ना, एक व्यक्तिगत कारक है, इसलिए ये जो है वो असुमेलित है, ठीक है। और ऑप्शन डी में रुचि एवं अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये हर एक व्यक्ति के अलग अलग मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, अलग अलग जिसकी रुचि होती है, अलग अलग अभिवृत्ति होती है, तो ये भी सही सुमेलित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। अध्यापक की विषय में जो पकड़ है ना, वो एक सामूहिक कारक नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा क्या है? देखो, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है जो काल्पनिक होती है। देखो, अभिप्रेरणा एक काल्पनिक कारक है या काल्पनिक होती है। ऑप्शन बी है ये एक अनुमानित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षों को प्राप्त करने में सहायता करती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखो, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था होती है व्यक्ति की और वास्तविकता में ये एक काल्पनिक होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा काल्पनिक होती है। तो ये भी अभिप्रेरणा के बारे में ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा ये एक अनुमानित प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा एक अनुमानित प्रक्रिया ही होती है, ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है, तो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अब सारी चिंतन की योग्यताएं हैं चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। मतलब है अब सारी चिंतन की कौन सी योग्यताएं हैं। यहाँ पर 4 योग्यताएं दे रखी है। एक तो दे रखी है आपके चिंतन प्रवाह दे रखा, दूसरे पे दे रखा लचीलापन, तीसरे में मौलिकता और चौथे में है विस्तारण। तो अब अपने को कूट देखना है। ऑप्शन ए में केवल 1 एवं 3, ऑप्शन बी में है केवल 2 एवं 4, ऑप्शन सी में है 1, 2 एवं 4 और ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 एवं 4। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। मतलब है अब सारी चिंतन की ये सब की सब योग्यताएं हैं, चिंतन प्रवाह है, लचीलापन है, मौलिकता है और विस्तारण है। तो ये सब योग्यताएं अब सारी चिंतन की होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। कथन है। देखो, ये कथन किसके द्वारा दिया गया वो अपने को बताना है। कथन क्या है? तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है। मतलब तर्क किसकी? चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी गेट्स,
ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी में है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर। क्या हो जाएगा? जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला छठा प्रश्न है, जो लोग बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं उनका आत्म परिवीक्षण होता है। मतलब इस प्रकार के लोग जो बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। मतलब जैसे ही उनका बाह्य वातावरण बदलता है तो वातावरण की मांग क्या है, अपने आप को उसके अनुसार अपना व्यवहार है वो परिवर्तित कर लेते हैं। तो व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं पर्यावरण के अनुसार। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय, ऑप्शन बी मध्य स्तरीय, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है या जो आत्म परिवीक्षण होता है उसको उच्च स्तरीय आत्म परिवीक्षण बोलते हैं। कौन सा? उच्च स्तरीय आत्म परिवीक्षण बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो व्यक्ति में यह क्षमता है कि वो अपने आप को परिवर्तित कर सकता है पर्यावरण के अनुसार। अदरवाइज किसी व्यक्ति को जैसे मान लिया कि गुस्सा आ गया है ना, तो वो फिर गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। जबकि यदि कोई व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है, इसका मतलब है कि उसमें अपना आत्म परिवीक्षण का उच्चतम स्तर है। क्या है? उच्चतम स्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, और सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर आपको हर रोज सब्जेक्ट वाइज एक निश्चित टाइम टेबल के तहत क्विज मिलता है। तो उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप उन प्रश्नों को अटेंड करके आप तैयारी की अपनी जांच भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का आपको ये भी फायदा मिलेगा कि कोई भी अपडेट होती है एग्जाम से संबंधित या कोई विद्यार्थियों से संबंधित कोई सूचना होती है तो टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दी जाती है, इससे जल्दी अवगत हो जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कूट बताइए। मतलब बुद्धि के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, उनको पढ़कर अपने को सही कूट बताना है ना। उचित कूट का मतलब क्या? जो कूट सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। तो देखते हैं, पहले कथन देखते हैं कौन से। कथन एक है, बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। ऑप्शन बी है, बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय है। और कथन 3 पर है, बुद्धि का परिमार्जन व इसमें परिवर्तन संभव है। अब देखते हैं कूट में केवल 1, बी में है केवल 2 एवं 3, सी में है केवल 1 एवं 3 और डी में 1, 2 एवं 3 सभी। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा वो देखो, बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि कोई ज्ञान थोड़ी के, बुद्धि ज्ञान थोड़ी होती है। बुद्धि ज्ञान तो चीज अलग होती है। ज्ञान का मतलब है किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में अपने को कितना नॉलेज है वो होता है ज्ञान। ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, और नहीं बुद्धि है वो स्मृति होती है। आगे बात समझ में। अगला है, बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय। बिल्कुल सही बात है, बहुबुद्धि सिद्धांत यही कहता है। और तीसरे में बुद्धि का परिमार्जन व इसमें परिवर्तन संभव है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि में समय के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को 4 स्तरों प्रस्तावना, डिंबोशन, प्रवासन एवं सत्यापन में वर्गीकृत करने वाले थे। मतलब सृजनात्मक विचारों को 4 भागों में किसने बांटा है? अब वो 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग है सृजनात्मक विचार का प्रस्तावना, दूसरा है डिंबोशन, तीसरा है प्रवासन और चौथा है सत्यापन। तो सृजनात्मक विचारों का ये वर्गीकरण करने वाले कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वान हेलर, ऑप्शन सी है वालस, ऑप्शन डी में एच डी थोरियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी वालस। वालस ने सृजनात्मक विचारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष में ऊपरी स्तर पर है। देखो बीएस ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी थी उस टैक्सोनॉमी में व्यवहार के 3 पक्ष बताए थे। कितने पक्ष बताए थे? 3 पक्ष बताए थे। एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक मनोगत्यात्मक। इनमें से
संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊपरी स्तर है वो कौन सा है, वो बताना है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है ज्ञानोपयोग, ऑप्शन सी है नियम और ऑप्शन डी में है ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए मूल्यांकन। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल्यांकन के प्रकार नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ मूल्यांकन के प्रकार दिए गए हैं, अलग अलग आधार पर मूल्यांकन को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर कुछ मूल्यांकन के प्रकार दिए गए, उनमें से जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है उसके बारे में अपने को बताना है। ऑप्शन ए मानक संदर्भित एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन बी है बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है पठनांतर्गत एवं पठनोपरांत मूल्यांकन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये सब के सब मूल्यांकन के प्रकार है। मानक और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन होता है, बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन भी होता है, और पाठांतर्गत और पाठोपरांत मूल्यांकन भी होता है। तो ये सारे के सारे मूल्यांकन के प्रकार है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।